देखो भाई, आ जाएंगे जिसको आना है। आ जा, बैठ बैठ उधर बैठ जा, बैठ जा, करें स्टार्ट। देखो भाई, टॉपिक है एंटीबॉडी का, और एंटीबॉडी में हमने पढ़ना है इसका फंक्शन क्या है, इसकी शेप क्या है, इसका बनावट क्या है, क्या क्या इसके अंदर होता है। तो सबने अगर देखा है एक बार, तो बेटा इसका जो एंटीबॉडी की जो शेप होती है वो वाई शेप होती है। कैसी होती है? वाई शेप होती है। एंटीबॉडी की शेप कैसी होती है? वाई शेप। ठीक है। दूसरा, एंटीबॉडी जब बात करोगे आप, तो एंटीबॉडी क्या है? टेट्रामर है। टेट्रामर है। अब टेट्रामर का मतलब 4 यूनिट से बना हुआ है। हाउ मेनी यूनिट्स? 4। और 4 में कौन कौन सी हैं? 2 हैवी चेन है और 2 ही लाइट चेन है। ठीक है ना? 2 हैवी चेन है और 2 ही लाइट चेन है, इसलिए इसको हमने बोल दिया है टेट्रामर है। ये टेट्रामर है। ठीक है। आगे बात करें बेटा, एंटीबॉडी जो है ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है ये? ग्लाइकोप्रोटीन है। अब ग्लाइकोप्रोटीन मैंने बार बार आप लोगों को समझा रखा है, वो प्रोटीन जिसके साथ कार्बोहाइड्रेट के रेजिड्यू जो हैं वो अटैच हो, कार्बोहाइड्रेट जो है अटैच हो, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलते हैं। समझिए। और बाई चांस क्वेश्चन आया डीप में तो पूछा आपसे ये जाएगा कि एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन्स ये बताइए कि किस टाइप का ग्लाइकोसाइलेशन होता है, एन टाइप का या ओ टाइप का? ग्लाइकोसाइलेशन होते हैं 2 टाइप के, मैंने आपको बता रखा है। देखिए, एक ये प्रोटीन है, मान लीजिए मैं कह देता हूं ये एंटीबॉडी है, ये इसका एन टर्मिनल है और ये इसका सी टर्मिनल है, या समझने के लिए सिर्फ एंटीबॉडी बना लीजिए। चलिए ये एंटीबॉडी हो गया इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक है। तो ये इसका एन टर्मिनल है और ये इसका सी टर्मिनल है। अब एन टर्मिनल पर अगर कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हो, यहां पर ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये अटैच हो गए ऐसे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं। एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन इसको हम बोलते हैं। ठीक है। इट मींस जो एंटीबॉडी है वो ग्लाइकोप्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होंगे वो कहां होंगे? वो एन टर्मिनल पे होंगे। कहां होंगे? एन टर्मिनल पे। तो प्रोटीन के 2 टर्मिनल होते हैं, एक एन और एक सी। अगर और भी डिटेल में हम जाते हैं तो जो एन टर्मिनल होता है वहां पर एक अमीनो एसिड होता है, उसका नाम है एस्पार्जिन। क्या नाम है? एस्पार्जिन। कौन सा अमीनो एसिड बेटा? एस्पार्जिन। एस्पार्जिन अमीनो एसिड है। इस एस्पार्जिन अमीनो एसिड पर ये कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं। एक प्रोटीन है, उसका एन टर्मिनल है, उस एन टर्मिनल पर एस्पार्जिन अमीनो एसिड है, उस एस्पार्जिन अमीनो एसिड पर कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं कितने? 14 से 16। तो हम ये कह सकते हैं ओलिगोसैकेराइड। कैसे अटैच होते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक सुनीता। और अगर डिटेल में जाएं तो इसको अटैच करवाने के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका नाम है ओलिगोसैकेराइड ट्रांसफरेज। एंजाइम का नाम क्या है? ओलिगोसैकेराइड ट्रांसफरेज। हाँ बेटा, ओलिगोसैकेराइड ट्रांसफरेज ये एंजाइम होता है। और भी अगर डिटेल में जाए, सीक्वेंस पूछा जाए आपसे कि बताइए कि एक एंटीबॉडी है, उसके एन टर्मिनल्स पर एस्पार्जिन अमीनो एसिड है, उसमें सीक्वेंस कहां है, कहां अटैच होते हैं? तो आपको याद रखना है एस्पार्जिन, एक्स, सीरीन, थ्रियोनिन, या सीरीज इसका नाम रहने दीजिए, इसके नाम की आपकी जरूरत नहीं है यहां पर, बस इतना आप याद कर लीजिए इसमें। ठीक है। तो मैंने कह दिया एंटीबॉडी क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन की कहानी आपको पूरी याद होनी चाहिए कि ग्लाइकोप्रोटीन्स मतलब क्या बोला है। तो किस टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन है? एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन है। एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है।
तो ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है वो अमीनो ये ग्लाइको वो एंटीबॉडी जो है आपके क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स। और पूछा जाए याद रखना किस टाइप का ग्लाइकोसाइलेशन है, वो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन है। दूसरा होता है ओ लिंक्ड, वो मेरी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, आप वो देख लीजिएगा इसमें ग्लाइकोसाइलेशन के ऊपर। आगे देखो बेटा, इस जो एंटीबॉडी है वो आपकी ग्लोबुलर प्रोटीन्स की फैमिली से आती है। किस उससे? ग्लोबुलर फैमिली की जो प्रोटीन्स हैं वहां से ये बिलोंग करती है। अब ग्लोबुलर प्रोटीन्स किसको कहते हैं, किसी ने पता हो तो? ये तो प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना? प्रोटीन की कौन सी वो है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, अगर आप पढ़ोगे ढंग से। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब बनती है ग्लोबुलर प्रोटीन्स तो तब बनती हैं जब प्रोटीन्स वाटर के कांटेक्ट में आती है। कैसे कांटेक्ट में? वाटर के कांटेक्ट में, है ना? और क्वेश्चन इसमें से ये पूछा जा सकता है आपसे कि ये बताइए कि कौन से अमीनो एसिड जो हैं, कौन से अमीनो एसिड जो हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल है? हाइड्रोफोबिक कौन कौन से? दो मोइनली जो पाए जाते हैं, वन इज द ग्लाइसिन, अनदर इज द प्रोलीन। दीज टू अमीनो एसिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर मोस्टली, है ना? प्रोलीन, ग्लाइसिन, हाँ ग्लाइसिन। ग्लाइसिन और प्रोलीन का एक बड़ा अच्छा सा नेचर है कि ग्लाइसिन जो है वो फ्लेक्सिबल नेचर में होता है, और प्रोलीन की बात करें तो उस पे सभी अमीनो एसिड्स पर NH2 ग्रुप होता है, लेकिन प्रोलीन पर सिर्फ NH ग्रुप होता है। इसकी वजह से इस स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ध्यान रखना। तो ग्लोबुलर फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, ये अपना ध्यान रखना है आपको। तो एक बार दोबारा रिपीट करता हूं मैं, अमरिंदर बेटा देख अब यहाँ पे एंटीबॉडी जो है वो वाई शेप्ड होते हैं, ये टेट्रामर होते हैं, 2 हैवी चेन्स हैं, 2 लाइट चेन है। ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, मींस इस पर जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो अटैच होते हैं, होते कहाँ हैं? एन टर्मिनस में। और नेक्स्ट जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। किससे? ग्लोबुलर फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये बेटा गेट लगाओ। आगे देखो, जो एंटीबॉडी की बात करते हैं हम, वो एंटीबॉडी कहां प्रोड्यूस होती है? ये सबको पता है आपको, बी लिम्फोसाइट्स पर। किस पर? बी लिम्फोसाइट्स पर ये सिंथेसाइज होती है। बी लिम्फोसाइट्स पर ये सिंथेसाइज होती है। हो गया स्टार्ट? तो बी लिम्फोसाइट्स पर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, ये हम बता चुके। एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कब होगा? जब बाहर से कोई होस्ट की बॉडी में एंटीजन आया है, उसके अगेंस्ट बी सेल्स जो हैं, बी लिम्फोसाइट्स है, वो एक्टिवेट होंगी, वो कन्वर्ट होंगी प्लाज्मा सेल्स में, और प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडी। ठीक है, ये हम करवा चुके हैं आपको पहले लेक्चर में। और बी लिम्फोसाइट्स को कन्वर्ट करवाने के लिए बी लिम्फोसाइट्स से प्लाज्मा सेल्स में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? साइटोटॉक्सिन्स। कौन रिलीज करता है? टी सेल। टी सेल रिलीज करेगा साइटोटॉक्सिन्स। साइटोटॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं बी सेल्स को कन्वर्ट करवाने में लिए प्लाज्मा सेल्स में, और प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी, और प्लाज्मा सेल्स का जो ER होता है वो थोड़ा साइज में बड़ा होता है, इसलिए ज्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, और वो एंटीबॉडी सीरम में निकलेंगी, और सीरम के अंदर आप क्या करोगे? वो एंटीबॉडी अपना काम करेंगे। तो इस ग्लाइकोप्रोटीन के आगे आप सीरम का ग्लाइकोप्रोटीन भी लगा सकते हो। सीरम ग्लाइकोप्रोटीन, सीरम में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन है ये। ठीक है, रखिए यहां तक। अब देखिए, मैंने कह दिया कि जब सीरम में निकले हैं इसलिए इनको हम सीक्रेटरी एंटीबॉडी भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। सीक्रेटरी एंटीबॉडी भी इनको हम नाम दे सकते हैं। चलिए अब इंपॉर्टेंट फंक्शन देखिए। मैंने कहा है कि बी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, और हमने कह दिया ये एक बी सेल है, ये दूसरी बी सेल है। हमारी जो बोन मैरो है उसके अंदर ये कहते हैं कि 3 लाख जो आपकी ये हैं लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, ये प्रोड्यूस होती है। सभी की सभी लिम्फोसाइट्स मैच्योर नहीं होती, उनमें से कुछ मैच्योर होती हैं। आप कह सकते हैं कि लाख के लगभग लगा लो, वो सेल्स मैच्योर होती हैं, और लिम्फोसाइट्स का काउंट भी इतना ही होता है हमारी बॉडी में, आप देखोगे तो कुछ मैच्योर होती है उसमें से, और जो कुछ मैच्योर होती है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। अब ध्यान रखना,
एक एंटीबॉडी एक बी लिम्फोसाइट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में, और यही कहते हैं लगभग लाख के लगभग एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। दीज आर द एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी है सभी इस बी सेल्स पर जिन्होंने प्रोड्यूस की है। और एक बी सेल्स ने जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस की है वो एक स्पेसिफिक एंटीजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मेरी स्टेटमेंट सुनना जाना, मैंने कहा है एक बी लिम्फोसाइट्स है, उस पर जितनी भी ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन, सारी एक टाइप की। बट जो दूसरी बी लिम्फोसाइट्स है वो अलग टाइप के एंटीजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। अब इसने एंटीबॉडी प्रोड्यूस की, ये ऐसे प्रोड्यूस किए, तो ये वाला जो एंटीबॉडी थी मान लीजिए ये ए एंटीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, तो बेटा ये वाली जो एंटीबॉडी है वो ए एंटीजन के रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, मान लीजिए वो किसके लिए होगी, सी एंटीजन या जो भी एंटीजन होगा उसके लिए होगा। तो मेरा वर्ड ये है कि हमारी बॉडी में बहुत सारी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, बहुत सारी। उनमें से कुछ लिम्फोसाइट्स जो हैं वो मैच्योर होती हैं, और जो एक लिम्फोसाइट जो मैच्योर हो चुकी हैं कुछ, उनमें से एक ये कहते हैं लगभग 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं, और उनमें से सिर्फ 5 से 10% ही एंटीबॉडी मैच्योर होती है जो हम जिसकी बात कर रहे हैं। और एक भी लिम्फोसाइट्स जो 3 से 2.5-3 लाख जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस की हैं वो सभी की सभी एंटीबॉडी जो हैं एक स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। दूसरी भी लिम्फोसाइट्स है, उसने जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस की है 2.5 से 3 लाख, वो अलग टाइप के एंटीजन के रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये बात आपने माइंड में अच्छे से याद रखें। राखी क्लियर हुआ कुछ? हाँ भाई ग्रुप। तो जो 2.5 से 3 लाख एंटीबॉडी प्रोड्यूस की हैं एक इस बी लिम्फोसाइट्स ने, उसमें से सिर्फ 5 से 10% ही एंटीबॉडी मैच्योर होती हैं जिनके बारे में ये कहानी चल रही है, जिनके बारे में ये कहानी जो है हमारी वो चल रही है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। बाकी जो सारी हैं वो खराब हो जाती हैं, वो अनमैच्योर रह जाती है। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि सारी की सारी मैच्योर क्यों नहीं होती? यस, बहुत अच्छा आंसर यही है कि अगर सारी की सारी मैच्योर हो जाए एंटीबॉडी तो हमारी बॉडी के अगेंस्ट ही काम करना स्टार्ट कर देंगे, और पता नहीं किसको पकड़ के और किसको जो है वो न्यूट्रलाइज या किसको किल करना स्टार्ट कर देंगे। बात समझे बात को? चलिए अब देखिए थोड़ी सी स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं इस एंटीबॉडी का। ये एंटीबॉडी होगी, वाई शेप है, ये लाइट चेन होगी, और ये एन टर्मिनस है इसका, ये भी एन टर्मिनस है, ये इसका सी है, ये इसका सी है, ये इसका एन, और ये इसका एन, और ये सी टर्मिनस। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। ये वाली नहीं बनानी है, मैं दूसरी बनाऊंगा तब उसको आपको देखना। समझो पहले भी बात। देखिए आपने डीएनए सबने पढ़ रखा होगा। डीएनए में जब आप बात करते हो डीएनए की, तो डीएनए की स्ट्रक्चर जो होती है वो इस टाइप से होती है, इस टाइप से, कुछ इस टाइप से होती है। यहां पर एन ओ 5 एंड है, यहां पे 3 एंड है, यहां पे 5 एंड होगा, और यहां पे 3 एंड है। ऐसे होता है, मींस एंटी पैरेलल होती है। कैसी होती है? जो 2 स्ट्रैंड हैं वो डीएनए में एंटी पैरेलल होते हैं, लेकिन एंटीबॉडी के अंदर जो 2 स्ट्रैंड जो हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? पैरेलल फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में? पैरेलल फॉर्म में पाए जाते हैं। देख रहे हो आप, इसका भी एन ऊपर है, इसका भी एन ऊपर है, इसका भी एन ऊपर है, इसका भी एन ऊपर है। अगर एंटी पैरेलल होता तो इस एन की जगह यहां सी होता और यहां क्या होता? एन होता। लेकिन कैसा है बेटा? पैरेलल फॉर्म में पाए जाते हैं। ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है कि एंटीबॉडी में किस टाइप की जो अरेंजमेंट है चेन्स की वो है, तो आप कहोगे सीधा सीधा वो पैरेलल फॉर्म में जो है वो आपकी पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाइए स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वहीं से क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, और वहीं से क्वेश्चन कई बार आता भी है। देखो पहले इसी पे बात करते हैं, फिर थोड़ा इसमें डिटेल में करवाएंगे। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं सुनीता, तुम बताओगे कि जो ये एंटीबॉडी है, हमने कहा इसको ग्लाइकोप्रोटीन है, सीरम ग्लाइकोप्रोटीन, तो कार्बोहाइड्रेट्स का अटैच होना जरूरी है? ठीक है, बोल दिया। वाई द नेसेसरी? कार्बोहाइड्रेट्स का अटैच होना क्यों जरूरी है?
हैं? अच्छा, अगर इस प्रोटीन्स पर जो एंटीबॉडी है उस पर कार्बोहाइड्रेट अटैच नहीं होगा तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि जो बाहर से आएगा एंटीजन वो इसके साथ अटैच नहीं हो सकता। चलिए, उसके 3-4 आंसर हमने बता रखे हैं आपको, सेल बायोलॉजी में करवा रखा है। पहली बात, एफिनिटी बढ़ा देता है, ये भी एक क्वेश्चन है। दूसरा, एंटीबॉडी के ट्रांसपोर्ट में इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, मूवमेंट में इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। फोर्थ बात ये हो सकती है कि उसके डिग्रेडेशन को बचाता है, क्योंकि एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन किसमें? सीरम में है। सीरम में क्या है? प्रोटीज एंजाइम है। प्रोटीन उसको डिग्रेड कर देंगे तो कार्बोहाइड्रेट से उसके साथ अटैच हो जाएगा तो उसकी जो डिग्रेडेशन है वो रुक जाती, बच जाता है वो, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो अब आगे, ये क्या बेटा? ये आपकी लाइट चेन है। नीचे वाली क्या चेन है? लाइट चेन है। और ये वाला क्या है आपका? हैवी चेन है। ये हैवी चेन है। एक डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है कहां पाया जाता है? लाइट चेन के और हैवी चेन के बीच में। ये क्या है? डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ध्यान रखना इस बात को, डाइसल्फाइड बॉन्ड है। एक इधर पाया जाता है और एक जो है, दो यो है यहां पे पाए जाते हैं। अभी मैं बेसिक समझा रहा हूं, अभी जो खोल के अंदर से जो कहानी आएगी दोबारा आएगी। तो एक तो लाइट चेन है इधर वाले में, एक इधर लाइट चेन है, तो मैंने कह दिया 2 लाइट चेन है इसके अंदर और 2 ही हैवी चेन है। एक लाइट चेन और एक हैवी चेन के बीच में एक सल्फाइड बॉन्ड यहां पे है, एक लाइट चेन और एक हैवी चेन के बीच में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड यहां पर है, और 2 जो बॉन्ड हैं वो कहां पे? यहां पे। समझ गए बात को? अब आपको यह कहना है कि जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है इसको यहां पर हम बेटा इसको हम नेक रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नेक रीजन। और साइंस की लैंग्वेज में इसको बोलेंगे हम हिंज रीजन। क्या बोलेंगे? हिंज रीजन। ये ध्यान रखना आपको, साइंस की लैंग्वेज में इसको हम क्या कह देंगे? हिंज रीजन कह देंगे। वैसे ये नेक रीजन है। अब ये जो नेक रीजन है यहां पे बेटा ये क्या होता है? ये फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल होता है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा राखी कि जो फ्लेक्सिबल नेचर है हिंज रीजन का वो कौन कौन से अमीनो एसिड की वजह से है या किसकी वजह से है? प्रोलीन और, ध्यान रखना, प्रोलीन और सिस्टीन, ग्लाइसिन नहीं है, सिस्टीन है। सिस्टीन अमीनो एसिड की वजह से ये इसका नेचर कैसा है? आपका फ्लेक्सिबल है। तो प्रोलीन अमीनो एसिड हो गया और सिस्टीन अमीनो एसिड हो गया। 2 अमीनो एसिड की वजह से इसका नेचर कैसा है? फ्लेक्सिबल है, मूव कर सकता है थोड़ा बहुत, ऐसे फ्लेक्सिबल है। अब क्वेश्चन फिर निकल के आता है सुनीता कि बेटा ये बताओ कि प्रोलीन और सिस्टीन की वजह से ही क्यों नेचर फ्लेक्सिबल है इसका? तो मैंने अभी बताया, यस। एक इसका तो आंसर ये हो गया कि सिस्टीन तो डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, और प्रोलीन जो है मैंने अभी बताया था आपको, इसके अंदर NH2 ग्रुप की जगह क्या ग्रुप होता है? NH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसका नेचर जो है वो फ्लेक्सिबल है। अब इसका आंसर ये दोगे, ठीक है? चलिए अब देखिए, जो लाइट चेन हमने बात की यहां पर, ये लाइट चेन जो है हो सकता है कौन सी हो? लेमडा हो। क्या हो सकता है? लेमडा। या फिर हो सकता है बेटा क्या हो? कापा हो। कापा। ये लाइट चेन ये वाली हो सकता है लेमडा हो सकता है कापा। 2 चेन होती है लाइट चेन, नाम जो है, और इन दोनों को लेमडा चेन जो है फॉर्म होती है लेमडा जीन से, और कापा जो फॉर्म होती है वो होती है कापा जीन से, ठीक है? और दोनों के दोनों हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों के दोनों जीन की जो रेगुलेटरी यूनिट है वो एक ही है, एक ही जीन से दोनों बनते हैं, एक ही मदर सेल्स के दोनों वो हैं, ये बच्चे हैं, ये समझ लीजिए आप, है ना? एक मदर सेल है, इसमें डिवीजन हुआ, 2 बन गया, ये वाली लेमडा हो गई और ये वाली कापा। अब जो क्वेश्चन हमारा है और जो आपसे पूछा जाएगा पेपर में या फिर वैसे जनरल पता होना चाहिए आपको, कभी भी इसमें एंटीबॉडी में बेटा दोनों नहीं हो सकती। अगर ये लेमडा है तो ये भी लेमडा होगी, ये कापा है तो ये भी कापा होगी। कभी भी नेवर बोथ, ध्यान रखना, नेवर बोथ, दोनों कभी भी नहीं हो सकती।
अगर एक लेमडा है तो दूसरी वाली भी लेमडा होगी, और एक कापा है तो दूसरी वाली भी कापा होगी। इस बात को आप अच्छे से याद रखें। ठीक है, समझ रहे हैं यहां तक? ये बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की है। अब थोड़ा सा इसे खोल के अच्छे से जो अंदर जो इंट्रासेल्युलर वाला बात होती है उसको हम समझाते हैं। देखो आगे भारती, भारती, हाँ बेटा बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो। हाँ देखो, क्या हो गया भाई? ठीक है, ये एन टर्मिनल हो गया दोनों का, ये एन टर्मिनल हो गया, ये सी इसका और सी इसका, है ना? अपने हिसाब से बनाओ बेटा, मैं समझाने के लिए आपको बनाया है। तो ये क्या होगी आपकी लैट चेन होगी, और ये क्या होगी आपकी ऊपर वाली हैवी चेन होगी। अब यहां पर समझिए इसको अच्छे से, क्या है क्या नहीं। देखो, जो इस वाली समझा देता हूं, सेम उस पर रहेगा। जो ये वाली है यहां से यहां तक, इसको हम एक टर्न बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वन टर्न बोल देते हैं। इस वन टर्न के अंदर 1 से 10 110 अमीनो एसिड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यही सेम केस लाइट चेन में भी है। इसमें भी 1 से जो 110 अमीनो एसिड हैं वो इसमें क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सेम कहानी। जो ये घुमाव है, जो ये बैंड हो रखा है इस टाइप से, इसके अंदर बेटा 70 अमीनो एसिड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। हाउ मेनी अमीनो एसिड्स? 70 अमीनो एसिड जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेम टाइप 70 अमीनो एसिड जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है भाई, अब मैं आपसे ये पूछा जाऊं, क्वेश्चन करूं कि ये बताइए कि लाइट चेन के अंदर हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट? लाइट चेन में हाउ मेनी अमीनो एसिड्स लाइट चेन में? 70 को 220, 220, क्योंकि बेटा 1 से 110 तो इसमें और 110 इस वाले। अब भाई बात क्लियर? अब हमने एक चेन पूछा है, 220 तो इधर हो गए जगरूप, और 220 बेटा इधर हो गए। तो टोटल दोनों लाइट चेन कितने अमीनो एसिड की बनी हुई है? 440 अमीनो एसिड्स की। एक क्वेश्चन। दूसरा ये है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो एंटीबॉडी में जो हैवी चेन्स हैं वो कितने अमीनो एसिड से बनी हुई हैं, तो क्या कहोगे? 880 अमीनो एसिड से। कितने से? 110, 110, 240, 240, 480 और 480 कितने हो गए? 960, 960 अमीनो एसिड। हाउ मेनी अमीनो एसिड? 960। तो ये हैवी चेन्स की बात कर ले बेटा, इसमें 960 अमीनो एसिड्स होते हैं। अमरिंदर ठीक है? अगर आपसे यह पूछा जाए कि एक लाइट चेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो कितना कहोगे? 25 kDa, 25 kDa एक लाइट चेन का। और दोनों लाइट चेन का वेट, दोनों लाइट चेन का वेट बेटा 50 kDa, 50 kDa। 25 इसका यहां से यहां तक ज्योति, और बेटा 25 यहां से यहां तक इसका, तो कितना हो गया? 50 kDa। किसका? लाइट चेन का। और हैवी चेन का जो एक का मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है? 50 kDa। तो दोनों में कितना हो गया? 100 kDa। हैवी चेन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना हो गया? 100 kDa। मतलब एक का कितना है? 50 × 2, तो 100 kDa। तो टोटल वेट ऑफ एंटीबॉडी इज 150 kDa।
कितना हो गया 150 kDa। बाई चांस आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अलग अलग पूछा जाए तो आंसर करना है, कंबाइन पूछा जाए तो आंसर करना है। चलिए देखिए, अब इस लूप में यहां पर एक बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ऐसे यहां पर डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, ऐसे ही यहां पर डाइसल्फाइड बॉन्ड, ऐसे ही यहां पर डाइसल्फाइड बॉन्ड, और ऐसे ही यहां पर डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। और दो मैंने बताए थे आपको नेक रीजन में, एक बताया था यहां पे ऐसे, और ऐसे फिर यहां पर प्रेजेंट होंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन वन एंटीबॉडी? 14 कैसे? 16। अब कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड? 16। अब बताएंगे हम कैसे, रुक जाओ एक बार। डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने प्रेजेंट होते हैं? 16। देखो बेटा, 1 2 3 और 4, 4 ऊपर इतने 8 9 10 2 12 13 14 15 16, टोटल 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट इन वन एंटीबॉडी। ध्यान रखना, आगे जब मैं बात करूंगा, मैंने कहीं ये बोल दिया डाइमर है तो दो ऐसी होंगी स्ट्रक्चर, उस केस में 32 हो जाएंगे, वो अलग केस है, मैंने सिंगल का बताया आपको। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ मेनी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन वन एंटीबॉडी लाइट चेन के केस में। लाइट चेन के केस में पूछा जाए आपसे तो कितनी एंटीबॉडी वो होंगे? 6 कैसे होंगे बताइए? क्या? सिर्फ लाइट चेन के केस में पूछा है मैंने, लाइट चेन के केस में 4 होंगे बेटा, 1 2 3 और 4। और हैवी चेन से कितने होंगे? 12। 2 4 6 8। अच्छा ठीक है, 2 ये 2 4 6 2 8, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अभी मैं डिफरेंशिएट करूंगा, वेट करिए, अभी चल रहा है टॉपिक, खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जाए कि इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने हैं? इंट्रा चेन। और दूसरा पूछा जाए बेटा आपके इंटर चेन पूछा जाए तो क्या कहोगे आप? कैसे? इंट्रा मतलब सेम चेन के बीच में। सेम कौन कौन से हैं? मैं लाइट चेन के केस में पूछ रहा हूं आपको, लाइट चेन के केस में बताइए, लाइट चेन के केस में बताइए 1 2 3 और 4। तो मैंने जो कहा है आपका वो इंट्रा चेन के केस में कितना हो गया? 4। ये तो हो गया लाइट चेन में। सुनो बेटे बाप, सुनो पहले एक बात, ये तो हो गया लाइट चेन में। अब मैं आपको हैवी चेन से बोलूं तो कितने हो जाएंगे? 12। कितने हो जाएंगे? 12 नहीं होंगे? 12 नहीं होंगे, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे बेटा मैं बताऊंगा, अभी सुनिए, आप बस सुनते जाइए। कितनी हैवी चेन में बेटा? 8 हो। ठीक है, अब मैंने पूछा है इंटरचेन, दो अलग अलग चेन्स के बीच में, दो अलग अलग चेन्स के बीच में, एक तो ये हो गया, एक हो गया ये, और ये भी बेटा इंटरचेन है, इंट्रा चेन नहीं है। ये हिंज रीजन वाला भी इंटरचेन है। ये चेन तो बेशक हैवी चेन है लेकिन है तो अलग अलग, इसलिए हमने क्या बोला है? इंटरचेन बोला है। जरूर, ठीक है। तो इंटरचेन के केस में कितने हो जाएंगे आपके? 4। ये सारा टॉपिक इस हिसाब से आपको ये करना है ट्राई। हाँ, तो ये सारा आपको ध्यान रखना है कि टोटल 220 अमीनो एसिड्स एक लाइट चेन में, टोटल डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है लाइट चेन में कितने हो जाएंगे? लाइट चेन में 6 हो जाएंगे, वैसे तो देखा जाए तो 6 होंगे ना देखो वैसे तो। अगर इंट्रा और इंटरचेन को हटा दें तो
क्या बात कर रहे हो आप? हाँ बेटा, मैंने इंटर और इंटर चेन वाला केस अब अभी नहीं अप्लाई कर रहा हूं मैं, तब तो 6 होंगे। 1 2 3 4 5 और 6, इंटर और इंटर चेन वाला केस नहीं समझा रहा हूं मैं आपको भी। और अगर इंटर इंटर वाला है तो उस केस में आपको ध्यान रखना है। दोबारा से एक बार दोबारा करते हैं वो। देखो, एंटीबॉडी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बाई चांस कि डाइसल्फाइड बॉन्ड में बताइए, अभी इंट्रा और इंटर वाला कंसेप्ट खत्म है, अभी नहीं हम अप्लाई करते कि लाइट चेन में कितने हैं, तो लाइट चेन में राखी 1 2 और 3, 3 इधर हो जाएंगे बेटा, टोटल हो गए 6। अगर हैवी चेन में पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे, 1 2 2 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल हो गए 10। ये इसमें भी तो है, भी काउंट तो नहीं कर रहे आप, तो 12 कर लो फिर काउंट। तो फिर आप वहां पे कैसे करोगे? वो बेटा इंट्रा और इंटर वाला नहीं करना केस में, वो तो दिया आपको, कॉमन समझाना है। तो आंसर आपको ये लिखना है, हाँ कॉमन है, दोनों साइड जुड़ेंगे, इसलिए तो कंफ्यूजन है ना इसमें। हाँ, अगर आपसे सिंपल पूछा जाए लाइट चेन में, तो आप लाइट चेन का आंसर हो तो 6 देना, हैवी चेन का सिर्फ हैवी चेन का हो तो 12 देना। अगर इंट्रा पूछा जाए तो उस केस में आपको देना है कितने, 4। और अगर इंटर पूछा जाए तो उसके हिसाब से देना है कितना, इंटर का पूछा जाए तो 4 है, और इंट्रा का पूछा जाए हैवी चेन में तो उसके हिसाब से आंसर देना है, और लाइट चेन का देना तो उसके हिसाब से आंसर देना है। तो 5-6 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। हाँ, दोनों साइड काउंट हो रहे हैं, अपने आप ही काउंट हो रहे हैं, देख रहे हो। तो ये इसलिए तो मैं तो आपसे डिस्कस कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, अदरवाइज तो इतना आसान होता तो क्यों बताता आपको मैं। तो इंट्रा पूछा जाएगा, इंटर पूछा जाएगा, अलग से पूछा जाए हैवी चेन में लाइट चेन में तो अलग आंसर आएगा, और कॉमन पूछा जाए तो अलग आ जाएगा। उस हिसाब से आपको अलग अलग से इसका आंसर निकालना है। समझे बात को, या ध्यान रखना इस बात को। चलिए आगे देखिए, सोल्व करते हैं इसको। क्या है, इतना हो गया सारा। मनिंदर, हाँ तेरे को क्वेश्चन जरूरी है आज। अब देखो आगे, जो ये रीजन है इधर वाला, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल रीजन। क्या बोलते हैं इसको हम, वेरिएबल रीजन, ऊपर वाला। क्योंकि जो भी एंटीजन बाहर से आएगा वो इस रीजन बाइंड होकर आके, तो कभी भी एंटीबॉडी में जब भी वेरिएशंस आती हैं वो इसी रीजन्स पे आती है, इसलिए इनको हम क्या बोल दिया है, वेरिएबल रीजन बोल दिया। क्या बोल दिया है, वेरिएबल रीजन बोल दिया। इस वेरिएबल रीजन पर 3, 1 2 और 3, ऐसे ही इस हैवी चेन पर 1 2 और 3, ठीक है। ये क्या है, इनको बोलते हैं हाइपर वेरिएबल रीजन। पहले तो वेरिएबल रीजन, उसके अंदर क्या हो गया, हाइपर वेरिएबल रीजन। मतलब पूरा वेरिएबल रीजन जो है ना वो चेंज नहीं होता, जब ग्रुप उसका एक स्पेसिफिक जो रीजन है वो चेंज आता, उसमें चेंजिंग आती है। क्वेश्चन, हाँ वो मैंने बना दिया है, वो मैं भी इसको डिफाइन कर दूंगा यहाँ पे, उसकी टेंशन मत लो। देखो लूप की कोई उसे नहीं है। जो ये रीजन है इसको हमने क्या बोला है, ये तीनों रीजन को इनको बोला है हमने हाइपर वेरिएबल रीजन। हाइपर वेरिएबल रीजन क्या बोला है, हाइपर वेरिएबल रीजन। मींस इस वेरिएबल रीजन में जो ये रीजन्स हैं 3 वाले, इनके अंदर ज्यादा वेरिएशंस आती है, इस पॉइंट पे ज्यादा वेरिएशंस आती हैं। तो टोटल हमने क्या कह दिया था, ये 110 अमीनो एसिड का था। कितने अमीनो एसिड का था, 110 अमीनो एसिड। तो इसको हम बोल देंगे हाइपर वेरिएबल रीजन 1 2 और 3, इसी टाइप से 1 2 3, या इसको हम बोलते हैं क्या, CDR1 CDR2 CDR3, है ना, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। और CDR का मतलब मैं आपको बता दूं, इसका मतलब ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन। फुल फॉर्म लिख लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन। तो ये 1 हो गया कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इस टाइप से सारा जो है
ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब जो ये हमने बताया है जहां पर वेरिएशंस आती है उनको हम हाइपर वेरिएबल 1 कह दो, इसको 2 कह दो, इसको 3 कह दो, और जो बचा कुचा एरिया है वेरिएबल रीजन का, उस रीजन को हम क्या कह देंगे, फ्रेमवर्क रीजन कहते हैं, फ्रेमवर्क रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क रीजन। आंसर ठीक है, पढ़ रखा होगा, ठीक है ना। फ्रेमवर्क रीजन बोलेंगे। वेरिएबल रीजन के अंदर वो जगह जहां पर सबसे ज्यादा वेरिएशंस आती है उनको हम हाइपर वेरिएबल रीजन कह देंगे, 110 अमीनो एसिड्स के। उसके बाद जो बचा कुचा एरिया है, जो ग्रुप कह रहा है कि सर यहां नीचे आएगा, वो समझाने के लिए जो बचा कुचा एरिया है उसको हम क्या कह देंगे, फ्रेमवर्क रीजन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप देख रहे हो कि हाइपर वेरिएबल रीजन लाइट चेन में भी है और हैवी चेन में भी। तो पहले मैं हैवी चेन्स की बात कर लेता हूं। हैवी चेन्स में मैं बात कर लेता हूं कि जो हाइपर, या आप कह दो CDR1 है, CDR1, CDR2 और CDR3। CDR3 तो मैंने अमीनो एसिड्स का नाम लिखा हुआ है। इसमें हैवी चेन में जो CDR1 है इसके अंदर 30 से 36, कितना, 30 से 36, मतलब 30 to 36, 30 to 36 अमीनो एसिड्स का ये बना होता है। क्या, CDR1 जो मैंने ये रखा है, ये वाला। दूसरा जो CDR2 है ये बना होता है आपका 49 to 56 अमीनो एसिड्स। कितना, 49 to 56 अमीनो एसिड, 49 to 56 अमीनो एसिड का ये बना होता है, ये वाला। और जो तीसरे वाला होगा ये बना होता है आपका कितना, आपका 45 से 103 अमीनो एसिड का, 45 से 103 अमीनो एसिड्स का। ये किसके केस में है, हैवी चेन केस में है। अब सेम केस हमने पढ़ना है लाइट चेन का। तो लाइट चेन में जो CDR1 होगा ये वाला, ये 28 से 35 अमीनो एसिड का होगा, लिख लीजिए आप, 28 से 35 अमीनो एसिड का होगा लाइट चेन केस में। दूसरे एक केस में ये होगा 49 से 59, 49 से 59, और तीसरे केस में होगा बेटा 92 से 103, 92 से 103। तो ये 3 हाइपर वेरिएबल रीजन्स हैं। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए बने कब ये, तो बने कब ये, जब जेनेटिक अरेंजमेंट होता है, जेनेटिक रीअरेंजमेंट होता है, जीन्स का जो रीअरेंजमेंट होता है, उस केस में इन हाइपर वेरिएबल रीजन्स की सिंथेसिस हुई थी, ठीक है बेटा। देखो पर बचा कुचा जो बचा हुआ है वो भी तो आ गया, फ्रेमवर्क रीजन भी तो आ गया। 103 के बाद में जो बचा कुचा है वो फ्रेमवर्क, क्या, मतलब समझ में नहीं आया, मतलब टोटल ये 110 अमीनो है बेटा। देखो ये यहां से यहां तक 110 अमीनो एसिड है। ये स्टार्ट हो रहा है पहला वाला कितना, यहां से 30 से 36, तो मतलब 30 से 36 यहां से होगी, 30 लगा, हाँ। अरे बेटा गुड़िया ऐसे नहीं काउंट करने हैं, जो तुम उल्टे काम कर रहे हो। हाँ 30 में अमीनो एसिड से है, हाँ आप उल्टे काउंट कर रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं। जैसे देखो समझने के लिए, जैसे ये रीजन हो गया ये सारा, तो यहां से 1 2 यहां 30 अमीनो एसिड है, तो 30 से 36 तक ये वाला है। फिर ये 40 जो है दूसरा वाला है, ये 49 से 56 तक है इतना। और फिर जो है तीसरे वाला जो है वो 40 से 103। तो कुछ यहां बच जाता है अमीनो एसिड और कुछ ऊपर बच जाते हैं। जो बचा कुछ है उसको हम कह देंगे फ्रेमवर्क रीजन। देखो ठीक है, बात क्लियर ना। चलो ज्योति, हाँ अब इस CDR1, CDR2, CDR3 चाहे वो हैवी चेन्स का हो चाहे वो लाइट चेन्स का हो, जब भी कोई बाहर से एंटीजन आएगा तो दोनों मिलके काम करते हैं। कोई एंटीजन आया बाहर से तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पे बाइंड होगा, ध्यान रखना कभी भी नहीं, तो कितना मिलके काम करते हैं। तो एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया और एक ग्रुप आपका ये बन गया। अगर मैं आपसे ये पूछा जाए पेपर में, हाउ मेनी CDR रीजन ऑन वन एंटीबॉडी, देन 12, 6 इधर 6 इधर सुनीता। और ये पूछा जाए कि ग्रुप में कितने हैं, तो बेटा 3 इधर और 3 इधर, 6 हो गए। जब भी कोई बाहर से एंटीजन आएगा तब की बात हो रही है, समझने इस बात को। CDR1, CDR2 और CDR3 में से सबसे ज्यादा
जो एक्टिव होता है, जो हाइपर वेरिएबल होता है, वो कौन सा होता है? CDR3। CDR3 इज मोस्ट हाइपर वेरिएबल रीजन इन 3, जो भी है 1 या 2 और 3, इनमें से सबसे ज्यादा जो हाइपर वेरिएबल रीजन कौन सा है आपका? वो 3 है, CDR3। इसका मतलब जो एंटीजन बाइंड होगा आके सुनीता, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कहां होगा बेटा? इस रीजन पे होगा, CDR3 पे होगा। और मैंने कल बताया था एंटीजन की जो एपिटोप्स वाली साइट होती है, वो तो सिर्फ 6 से 8 अमीनो एसिड की बनी होती है। कितने अमीनो एसिड? 6 से 8 अमीनो एसिड एंटीजन की, हमने कल बताया था। जैसे ये एंटीजन है पूजा, इस पर बेटा ये साइट होगी इस टाइप से, ये आके यहाँ बाइंड होगी, ठीक है। तो ये जो बाइंड साइट है, ये सिर्फ 6 से 8 अमीनो एसिड को चाहिए, इतना स्पेस होना चाहिए, 6 से 8 अमीनो एसिड इसको मिल जाए और ये वो जाके बाइंड हो जाएगी। अब 6 से 8 तो इसमें भी है, 6 से 8 तो इसमें भी है, 6 से 8 तो इसमें भी है, लेकिन फिर भी एंटीजन हमेशा किस पे बाइंड होता है? CDR3 पे होता है। और CDR3 ही सबसे ज्यादा वेरिएबल रीजन है, हाइपर वेरिएबल रीजन है, जिसके अंदर मॉडिफिकेशंस होती हैं। अब किसी एंटीबॉडी को अपने हिसाब से किसी दूसरे एंटीजन के हिसाब से आपको मॉडिफाई करना है, तो ज्यादा मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, इन रीजन्स को मॉडिफाई कर दीजिए बस आप, और वो उस एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी हो जाएगी। नहीं समझे बात को? इसमें आप म्यूटेशन कर दीजिए। मान लीजिए ये जो नॉर्मल केस में ये इस अबरिदन के लिए क्या है? एंटीबॉडी है। अब हमें बनाना है जगरूप के लिए, तो इसके अपने हिसाब से मॉडिफाई करो इस रीजन को, ऊपर वाले रीजन्स को, वो इसके लिए हो जाएगा, एंटीजन के लिए काम कर जाए। तो अपने हिसाब को जैसे भी आपको मॉडिफाई करना है, उस केस में आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। बताइए यहां तक कोई डाउट हो इसमें से? बड़ा लंबा चौड़ा सिस्टम है, मीन्स बड़ा इंपोर्टेंट है। राखी हुआ? कुछ नहीं हुआ? हाँ भाई पूजा हो गया? हाँ। अब एक बार दोबारा से हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, और एक बार बताओ, पहली बात आपसे ये पूछा जाए, या फिर आप सबसे पहले ये पूछा जाए, भाई ये बताओ कि दोबारा से एक बार, लाइट चेन के अंदर हाउ मेनी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट? सिर्फ लाइट चेन में 4, 6। किस केस में? आंसर बताओ आप। 4 और 6 कौन सा? मैंने लाइट चेन के केस पूछा। लाइट चेन के केस में कितने जो हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड जो हैं वो आपको मिलेंगे। अगर पेपर में क्वेश्चन में आता है नेट में, तो बेटा आप 6 आंसर दोगे। कितना दोगे? 6। ध्यान रखना जरूर, ठीक है। कितना आंसर दोगे पेपर में? 6। और आपसे ये पूछा जाए कि हैवी चेन्स में कितने हैं, देन आंसर दोगे आप 10 आंसर दोगे पेपर में। लिख लो अगर आपको करना है तो, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको 10 डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलोगे किसमें? हैवी चेन्स में, और 6 बोलोगे किसमें आप बेटा? लाइट चेन में। मतलब दोनों जो ये वाले केस है ना, ये किसमें हो गए बेटा? लाइट चेन में काउंट करते हैं, लाइट में काउंट करती है, ठीक है। बाकी अब आपसे ये पूछा जाए पेपर में कि इंटरचेन में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं? किस वाले केस में? इंटरचेन तो होगी, इंटरचेन में कितने हो गए? 4। ये बात आप ध्यान रखें। और इंट्रा में कितने हो गए? इंट्रा में नहीं, कॉमन पूछ रहा हूं मैं अब आपको। कॉमन 12 हो गए। कॉमन आपसे पूछा जाए कि इंट्रा चेन में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड हैं एंटीबॉडी में? 12। इंटर पूछा जाए 4, ठीक है। लाइट चेन में पूछा जाए 6, और हैवी चेन पूछा जाए 10। ये 4 क्वेश्चन अपने माइंड में अच्छे से बैठा लें, ये आपको वहां पे आंसर करने हैं। एक हैवी चेन का मोलिकुलर वेट 50 kDa, हैवी चेन का। 2 हैवी चेन्स का मोलिकुलर वेट 100 kDa। एक लाइट चेन का मोलिकुलर वेट 25 kDa, 2 का 50 kDa, टोटल वेट 150 kDa। एक ग्रुप में कितने अमीनो एसिड्स? 110, और एक इसके अंदर 70। तो अमीनो एसिड्स का काउंट रखना कि एक हैवी चेन्स में कितने अमीनो एसिड्स होंगे और एक लाइट चेन में कितने अमीनो एसिड्स होंगे, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। CDR1, CDR2, CDR3 ये आपके क्या हैं? हाइपर वेरिएबल रीजन्स हैं, जो वेरिएबल रीजन्स में पाए जाते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ जो यहां से जो नीचे रीजन है उसको हम कांस्टेंट रीजन बोल देंगे। क्या बोल देंगे?
कांस्टेंट रीजन, क्योंकि ये तो बेटा वेरिएबल रीजन हो गया यहां तक। इसके जो नीचे है ये क्या हो गया आपका कांस्टेंट रीजन, कांस्टेंट रीजन होगा, ये कांस्टेंट रीजन हो गया, क्योंकि ये तो चेंज हो नहीं रहा, चेंज तो ये हो रहा है। वेरिएबल रीजन्स के अंदर भी जो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक साइट्स हैं वो चेंज होती हैं, उनको हम हाइपर वेरिएबल रीजन्स बोल देते हैं। और हाइपर वेरिएबल रीजन के अंदर भी CDR1, CDR2, CDR3 जो वाला है उसके अंदर सबसे ज्यादा वेरिएशंस आती हैं। तो CDR ही मोस्ट इफेक्टिव है किसके अगेंस्ट, एंटीजन को बाइंड करवाने के लिए। ठीक है, किसकी वजह से है, जेनेटिक रीअरेंजमेंट की वजह से। किसी वजह से, जेनेटिक रीअरेंजमेंट की वजह से ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ये बात ध्यान रखें आप। ठीक है, और एक एपिटोप पर कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, 6 से 8। तो ये मतलब इसको तो थोड़ी सी जगह चाहिए किसको, एंटीजन को यहां बाइंड होने के लिए। बाइंड तो काफी है, CDR3 तो 45 से 103 अमीनो एसिड तक है, और चाहिए कितनी जगह है, 6 से 8 अमीनो। यहाँ बाइंड हो जाएगा और उसके अगेंस्ट पर एंटीबॉडी जो है अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो ये आपको सारा इतना जो है इसमें बेटा याद रखना है। और इसमें से कोई क्वेश्चंस जो है बनता हो तो आप इसमें बना सकते हो। ठीक है ना, एक क्वेश्चन इसमें से और मैं बता देता हूं आपको, हालांकि अभी आप बताने की जरूरत नहीं है उसको, लेकिन फिर भी सुन लो। बाई चांस हमने किसी भी टाइप का कोई एंजाइम्स यूज कर लिया, द ग्रुप प्रोटीएज एंजाइम यूज कर सकते हैं हम, पेप्सिन एंजाइम यूज कर सकते हैं हम, एंटीबॉडी है, बीटा मरकैप्टो एथेनॉल यूज कर सकते हैं। तो वो जो हमने यूज किए हैं वो इस नेक रीजन को डिग्रेड करते हैं, नेक रीजन को कट करते हैं, इसको खत्म करते हैं। तो जब ये डिग्रेड हो जाएगी तो ये वाला पोर्शन ऊपर वाला अलग हो जाएगा, नीचे वाला पोर्शन अलग हो जाएगा। तो ऊपर वाले पोर्शन को आप बोलते हैं बेटा FAB रीजन, FAB रीजन, फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन, फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग। और जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं हम FC। क्या बोलते हैं इसको हम, FC। ये बात ध्यान रखें, फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी बताने की जरूरत नहीं है, जब मैं एक एक एंटीबॉडी समझाऊंगा तो उस केस में आपको इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, भाई कट किया तो कितने बैंड आएंगे, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो समझाऊंगा सारा, उस केस में आएगा। कभी भी ये वर्ड तभी अप्लाई करते हैं हम तब जब एंजाइम्स का अप्लाई किया हो। अगर एंजाइम अप्लाई नहीं किया तो उस केस में ना तो FAB बोलोगे ना आप FC बोलोगे, कुछ नहीं बोलना आपको, बस एंटीबॉडी है। ठीक है, जब एंजाइम ने कट कर दिया तब रीजन बोलेंगे, ये ऊपर वाला रीजन ये है और नीचे वाला रीजन आपका ये है। ठीक है, तो ये सारा आपको अच्छे से इसमें रिवाइज कर लेना है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना भारती।